Class 9 NCERT book Beehive Chapter 2 The Sound of Music। हेलो क्लास, तो हम Beehive का चैप्टर 2 करेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो जैसे कि बच्चों आपको नाम से ही इस चैप्टर की पता चल रहा है कि इसमें म्यूजिक के बारे में है। तो इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे वो संगीत के दो उस्ताद यानी मैस्ट्रोज है ना, म्यूजिक मास्टर्स, यानी कि संगीत के उस्ताद या फिर जो दिग्गज होते हैं उनके और उनकी लाइफ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो हम मल्टी परक्यूशनिस्ट एवलिन ग्लैनी और बिस्मिल्लाह खान जो कि क्या बजाते हैं, शहनाई। ठीक है, शहनाई प्लेयर है, शहनाई वादक है, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है इज अबाउट द इंटरेस्टिंग लाइव्स ऑफ द टू म्यूजिकल लेजेंड्स। तो इसमें जैसे कि दो म्यूजिक लेजेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, दोनों के बारे में अलग अलग दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे स्कॉटिश म्यूजिशियन एवरीन के बारे में, और सेकंड पार्ट में आप पढ़ोगे इंडियन लेजेंड बिस्मिल्लाह खान के बारे में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये हमें इसमें हमें ये पता चलेगा कि इन दोनों ही जो संगीत के दिग्गज हैं, जो उस्ताद हैं, इन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ में स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क करा, है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। और साथ ही हमें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो कड़ी मेहनत होती है और जो दृढ़ संकल्प होता है यानी जो हार्ड वर्क होता है, डिटर्मिनेशन होता है, जब हम करते हैं है ना पूरी लगन से, तो हमें रिटर्न में वो फिर कैसे मिलता है उसका रिजल्ट। ठीक है, ओके। तो क्लास चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। जोजल धक्का, स्लाइड थोड़ा सा, डॉन्टिंग कठिन, टीनेज किशोर, प्रोफाउंडली डीप यानी पूरी तरीके से बहरा होना, एस्पायरिंग म्यूजिशियन महत्वाकांक्षी संगीतकार, ग्रेजुअल धीरे धीरे, कंसील छिपाना, डेट्रियोरेटेड बिगड़ा हुआ, स्पेशलिस्ट यानी किसी चीज में माहिर होना या विशेषज्ञ, अर्ज्ड निवेदन करना, इम्पार्ट खराब, फिटेड लगा हुआ, परज्यू पाने की कोशिश करना, जाइलोफोन एक यंत्र है, ठीक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। डिस्करेज्ड हतोत्साहित होना, परक्यूशनिस्ट ताल वादक, पोटेंशियल संभावना, शीर कोरा, हर्डल रुकावट आना, यूथ युवा जो यंग्स होते हैं, ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है, ऑडिशन ऑडिशन यानी जैसे बच्चों आप कहीं पर जाते हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक्टिंग के लिए अपनी कहीं पे ऑडिशन दे रहे हो तो उसको कहा जाता है। ठीक है, एक्ट करके दिखाना। सोलो अकेले का गीत, सोलो मीन्स मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन का परफॉर्म करना। मोस्ट साउट आफ्टर यानी मांग में यानी डिमांड में होना, इंट्रीग्यूइंग यानी दिलचस्प, बशी बियर्ड घनी दाढ़ी, स्कॉटिश लिल्ट लहजा मतलब एक्सेंट, है ना, एसेंट होता है जैसे। फ्लॉलेसली बिना खोट के, रिजनेंस प्रतिध्वनि, वर्कॉलिक काम में डूबे रहना, एनॉर्मस बहुत बड़ा, प्रायोरिटी प्राथमिकता, अकम्पलिश्ड कुशल, परक्यूजन टकराव। ओके, तो इस चैप्टर का हम पार्ट 1 करेंगे एवलीन के बारे में। ठीक है, अब ये जो एवलीन की स्टोरी शुरू होती है ये एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से शुरू होती है। ठीक है, ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है और प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए रास्ता बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। एक छोटी सी दुबली पतली लड़की है जिसका नाम है एवलीन। एवलिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर ट्रेन का वेट कर रही है, और जैसे ही उसे आती हुई ट्रेन का एक जो वाइब्रेशन होता है ना बच्चों, जब ट्रेन आती है ना, एक फील होता है। तो वो जैसे ही वहां खड़ी होती है तो उसको वो जो कंपन है ट्रेन का, है ना, जो वाइब्रेशन है वो फील होता है, महसूस होता है उसको। तो उसे पता चलता है कि ट्रेन आने वाली है। वो घबरा जाती है और उत्साहित भी हो जाती है, मतलब वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, क्योंकि यही वो ट्रेन है जो एवलीन को लंदन ले जाएगी। वो म्यूजिक सीखने के लिए लंदन जा रही है, राइट। तो क्योंकि
और वो लंदन क्यों जा रही है? क्योंकि उसको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन मिल गया है। फिलहाल राइट नाउ जो एवलीन है वो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में है, ठीक है। तो एवलीन जो है वो घबराई हुई है ना, मतलब नर्वस है, क्योंकि वो लंदन जा रही है। और वो एक्साइटेड इसलिए है ना, मतलब उत्साहित इसलिए है क्योंकि वो कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका उसने मतलब हमेशा से ही सपना देखा था, उसकी रुचि थी म्यूजिक में। वो संगीत सीखने के लिए रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही है। एवलीन जो है वो 17 इयर्स की है। वो एक टीनेजर है, शी इज अ टीनेजर, ठीक है। और वो इस एक स्कॉटिश फार्म से आई है। क्योंकि एवलीन स्कॉटलैंड से है, जहां पर आप बच्चों ये जो स्कॉटलैंड बताया गया है वो मतलब स्कॉटलैंड में एक ऐसी जगह से है जहां पर बहुत ज्यादा खेत हैं और ग्रामीण इलाके हैं, मतलब गांव जैसे एरिया से आई है वो, ठीक है। इसलिए उसने एक जो शहरों की जो फास्ट लाइफ होती है ना, बहुत तेज जो तेज जीवन जो होता है वो उसने नहीं देखा है। इसीलिए वो क्या है, नर्वस है इस वजह से। और जो लेखिका है, जो राइटर है, उसका ये कहना है कि स्कॉटिश फार्म से मतलब जहां से वो आई है उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब एक फास्ट लाइफ में एंटर करना, इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट एवलिन के लिए क्या है कि वो सुन नहीं सकती थी, और उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। एवलिन को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, और वो था क्या, सुनने में, मतलब इनएबिलिटी टू हियर, है ना, सुनने में असमर्थता। धीरे धीरे उसकी सुनने की जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो खत्म होने लगी, और एक दिन वो बिल्कुल क्या हो गई, डीफ हो गई। डीफ मीन्स पूरी तरीके से बहरा हो जाना, मतलब उसको बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो गया। एवलीन की माँ का नाम था इजाबेल ग्लेनी। अब एवलीन की माँ इजाबेल को एक इंसिडेंट याद आता है कि जब एवलीन 8 इयर्स की थी, 8 साल की थी, तो एवलीन पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी, लेकिन जब उसका नाम अनाउंस किया गया, पुकारा गया, तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब उसकी माँ ने जब ये चीज देखी तो कि एवलीन ने उसका मतलब एवलीन का नाम अनाउंस किया गया, लेकिन एवलीन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसका ये मतलब था कि उसने अपना नाम पुकारे जाने पर सुना ही नहीं। तो उसकी जो मॉम थी उसको थोड़ा डाउट हुआ। अब बच्चों एवलीन जो थी उसकी जो हियरिंग फेसेस होते हैं, जैसे कि मतलब हमको एक होता है ना बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, लेकिन कुछ होता है फिर उससे नीचे होता है कि हमें थोड़ा सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा इसे सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ एक मीडियम लेवल पे, है ना। फिर एक सबसे नीचे आ जाता है कि बिल्कुल ही जो हमारी हियरिंग पावर है वो लॉस्ट हो चुकी है, हम डीफ हो गए हैं, है ना। तो ये जो फेसेस थे सुनने के क्षमता के, है ना, तो वो एवलीन पूरी तरीके से मतलब खो दी थी उसने। तो ये क्या था, एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, मतलब धीरे धीरे उसने अपने सुनने की जो पावर थी, है ना, जो हियरिंग पावर थी वो पूरी तरीके से खो बैठी बैठी थी। तो स्टार्टिंग में लेकिन क्या होता था कि जब वो सुन पाती थी थोड़ा बहुत जैसे भी, तो वो अपनी इस विकलांगता से, है ना, मतलब जो इसकी डिसेबिलिटी थी, तो वो उसको अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से छुपाया करती थी। तो एवलीन जब 11 इयर्स की थी तब उसके जो मार्क्स थे वो खराब आने लगे थे एग्जाम में। तो जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स से एवलीन को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करी। तो जब डॉक्टर ने एवलीन की जांच करी, उसका चेकअप किया, तो ये पता चलता है उनको कि एवलीन अपने सुनने की जो क्षमता है वो खो चुकी है। तो डॉक्टर ने एवलीन के पेरेंट्स को ये एडवाइस दी कि उन्हें एवलीन के लिए एक एक होता है बच्चों हियरिंग एड, ठीक है, एक मशीन जैसी होती है कान में लगाने के लिए कि जब हम सुन नहीं पाते हैं तो उसके यूज से हम सुन सकते हैं। तो डॉक्टर ने एडवाइस उनको करा कि आपको एवलीन के लिए हियरिंग एड लेकर आइए, आपको ये उसके लिए लाना चाहिए। तो उन्होंने ये भी एडवाइस दिया कि एवलीन को हमें मतलब एवलीन को आपको डीफ चिल्ड्रन वाले स्कूल में डाल देना चाहिए, मतलब जो डीफ चिल्ड्रन वाले बच्चे होते हैं, तो जो बिल्कुल ही सुन नहीं सकते हैं, एक ऐसा स्कूल भी होता है, ठीक है, जहाँ पर बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो डॉक्टर ने एडवाइस करा कि आप एवलीन को वहां पर
डाल दीजिए या वहां भेज दीजिए। तो इसी तरीके से, क्योंकि वो जो नॉर्मल बच्चे थे वो उनकी तरह सुन नहीं सकती थी, है ना, तो उसकी जो एक तरीके से होता है ना कि हम पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास मतलब कुछ करने के लिए है ही नहीं। लेकिन जो एवलीन थी वो बहुत ज्यादा मतलब डिटर्मिनेटेड थी, है ना, मतलब इतनी शॉकिंग न्यूज जब उसे पता चली कि वो सुन नहीं सकती, तो वो निराश नहीं हुई, वो इतनी ज्यादा मतलब डिटरमाइन थी, इतनी ज्यादा दृढ़ थी कि उसने वो मतलब हार नहीं मानना चाहती थी वो। अब एवलीन जो थी वो इतनी शॉकिंग न्यूज सुनने के बावजूद भी टूटी नहीं। एवलीन को म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था, बहुत पैशनेट थी वो म्यूजिक को लेकर। तो लेकिन उसकी जो डिसेबिलिटी थी उसकी न्यूज सुन के भी वो ब्रेक नहीं हुई, टूटी नहीं वो म्यूजिक को लेकर के इतनी ज्यादा डिटरमाइंड थी अपनी लाइफ में कि वो जो नॉर्मल पीपल थे, है ना, उन्हीं की तरह अपनी लाइफ को जीने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी। जब एवलीन ने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा तो उसके मन में ऐसा आया कि मैं भी इसको बजाना चाहती थी, मतलब मैं भी इसको बजाना चाहती हूँ। अब एक और एवलीन के जो टीचर्स थे वो उसको डिस्करेज्ड कर रहे थे, डिमोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सुन नहीं सकती। लेकिन जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने ये देखा कि एवलीन को म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए उन्होंने एक फैसला किया उसके लिए। और जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने सोचा कि वो एवलीन को म्यूजिक फील करवाना सिखाएंगे, ठीक है, महसूस कराना सिखाएंगे। उन्होंने क्या किया कि दो बड़े ड्रम लिए और उन्हें अलग अलग क्या दिए, नोट्स दिए, है ना, अलग अलग सुर में उनको धुन दी। ड्रम जो थे, है ना, मतलब जो ड्रम थे वो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, एंड ही ट्यून्ड देम। तो जब उन्होंने ट्यून दी तो लेकिन उन्होंने दोनों ड्रम्स पर ना अलग अलग डिफरेंट ट्यून्स दी। तो जिससे क्या हुआ कि दोनों ही ड्रम्स पे अलग साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, दो अलग अलग धुन सुनाई दे रही थी, दो अलग धुन निकल के आ रही थी। तो ये अलग था। तो अलग अलग ध्वनि निकलने की वजह से फिर उन्होंने क्या किया कि एवलीन से उन्होंने कहा कि अपने कानों से सुनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, है ना, क्योंकि उन्होंने एवलीन को कहा कि इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और म्यूजिक को किसी दूसरी तरीके से फील करने की या महसूस करने की कोशिश करो, ट्राई टू फील द म्यूजिक सम अदर वे, क्योंकि वो उसको फील करवाना चाह रहे थे। रॉन ने दोनों ड्रमों को अलग अलग सुर में ट्यून किया, राइट। एवलीन के अब जो बॉडी थी, अब उन्होंने क्या समझाया उसको कि जो एवलीन है उसकी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है ना, मतलब एवलीन्स बॉडी अबव द वेस्ट, वेस्ट से ऊपर का जो पोर्शन है वहां उसने ऊंचे सुर को महसूस कर सकती थी, ठीक है, उसके जरिए। और उसके शरीर का जो निचला हिस्सा था, मतलब कमर से वेस्ट से नीचे का जो हिस्सा था वो नीचे वाले सुरों को महसूस कर सकती थी उससे। तो इस तरीके से एवलीन जो थी वो साउंड सुन सकती थी। वो भी कब, जब वो कानों से नहीं सुन सकती लेकिन उसको फील करके वो उसको सुन सकती थी। वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग स्वरों को महसूस फील कर सकती थी। अब एक बार जब वो जो आवाज थी, है ना, और जो कंपन थी, मतलब जो वाइब्रेशन था उसको पहचानने लगी तो उसकी जो डिफिकल्टीज थी वो दूर होने लगी। एवलीन अपने करियर में आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने एक मतलब फेमस और ये कहें कि अच्छा संगीतकार, एक अच्छा म्यूजिशियन बनने का उसने बहुत पहले ही फैसला कर लिया था, राइट। और उसने इसके लिए मेहनत भी करी बहुत ज्यादा। तो इसलिए एवलीन ने यूनाइटेड किंगडम का तब दौरा करा, मतलब टूर पे गई, और वहां उसने यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म भी किया। तो जब एवलीन 16 इयर्स की हुई तब तक उन्होंने म्यूजिक को अपने जीवन मतलब म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का मतलब डिसाइड कर लिया था, फैसला कर लिया था कि मतलब अगर उन्हें अपने लाइफ में या अपने करियर में कुछ करना है तो वो म्यूजिक में ही करेंगी। एवलीन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एंटर करने के लिए ऑडिशन दिया सबसे पहले। और उनका ऑडिशन में जो उनका स्कोर आया, है ना,
सबसे हाईएस्ट था, मतलब उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्कोर एवलीन ने हासिल किया, जो कि इससे पहले किसी भी पर्सन ने अचीव नहीं किया था। तो इस तरीके से वो उन्होंने एडमिशन अपना वहां पर पाया। इसलिए स्टार्टिंग में एवलीन ने एक ग्रुप में परफॉर्म किया था, लेकिन जैसे जैसे वो म्यूजिक में अच्छी होती गई, है ना, वैसे वैसे उनमें क्या आता गया, कॉन्फिडेंट आता गया। तो जब पूरे अच्छे तरीके से उसमें कॉन्फिडेंट आ गया, तो उन्होंने अकेले ही, है ना, सोलो परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जब एवलीन ने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना 3 साल का कोर्स पूरा किया, तब तक उन्होंने मैक्सिमम जो अवार्ड्स थे, है ना, जो पुरस्कार थे वो हासिल कर लिए थे। अगर कोई ये कहता था एवलीन को कि उन्होंने कुछ महान किया है, कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो वो इसको मानती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हम्बल थी और डाउन टू अर्थ पर्सन थी। एवलीन का ये कहना था कि सक्सेस पाने के लिए, है ना, सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए दो चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो हमारा एम, है ना, कि हमें ये चीज करनी ही है, एम बना के रखना, लक्ष्य बना के रखना, और फिर उस एम के लिए या उस एम को पाने के लिए हार्ड वर्क करना, कड़ी मेहनत करना। इन दो चीजों को वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानती थी। अब एवलीन ने अपनी लाइफ में जो गोल सेट करा था म्यूजिक को लेकर, वो उन्होंने अचीव कर लिया था, है ना, उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत करी। अब वो, उनका जो एम था, वो जो लक्ष्य था, वो क्या था कि दुनिया का सबसे शीर्ष, है ना, मतलब सबसे टॉप मोस्ट मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे डिमांड में रहने वाली वो संगीतकार बनना चाहती थी, है ना, म्यूजिशियन। और लेकिन उन्होंने ऐसा किया भी अपनी लाइफ में। उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में महारत हासिल कर रखी है। और वो दुनिया की सबसे फेमस या सबसे लोकप्रिय मल्टी परकशनिस्ट हैं। उनका जो कंसर्ट है, जो कॉन्सर्ट्स होते हैं जहाँ पर ये सिंगर्स गाते हैं, है ना, म्यूजिशियन परफॉर्म करते हैं, वो जो इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पूरे, मतलब व्यस्त होते हैं, बहुत ज्यादा भरे हुए होते हैं। और उनका जो शेड्यूल होता है, ठीक है, मतलब जो एवलीन है उनका शेड्यूल बहुत बिजी रहने लग गया, मतलब वो इतनी ज्यादा फेमस हो गई। और पूरी दुनिया में और भी उनके कई सारे संगीत कार्यक्रम होते रहते हैं। अब जो लेखिका है, जो राइटर है, डेबोरा, ठीक है, डेबोरा कावली, उन्होंने एवलीन का इंटरव्यू लिया जो करीब 2 घंटे तक चला। डेबोरा का ये कहना है कि एवलीन ने जो भी उस इंटरव्यू में कहा, उनका कहा हुआ हर एक वर्ड उन्होंने मिस नहीं करा। उन्होंने मतलब बहुत बारीकी से उनका, उनके शब्दों को सुना एवलीन के। तो एवलीन का कहना है कि, तो मतलब इंटरव्यू में वो एवलीन बताती हैं कि जिन पुरुषों की लंबी, बड़ी और घनी दाढ़ी होती है ना, तो वो उन्हें परेशानी देते हैं एवलीन को। अब वो परेशानी क्यों देते हैं, क्योंकि वो, मतलब उसको ये परेशानी देते हैं क्योंकि जब वो बोलते हैं, वो मनुष्य, वो पर्सन, वो मैन, तो उनके होठों की जो हरकत है वो नहीं दिख पाती, क्योंकि उनके होठ उस घनी दाढ़ी में ढक जाते हैं। मतलब वो क्या, जो बिल्कुल सुन नहीं पाते। एक तो वो जब कोई इंसान कुछ बोलता है तो आपने देखा होगा उनकी लिपसिंग को वो ध्यान से देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे एवलीन यही बता रही है कि उनकी लिपसिंग को वो नहीं देख पाती, जिस वजह से वो समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहे हैं। एवलीन का कहना है कि वो पूरा फेस जो है किसी इंसान का वो देखती है, यानी बोलने वाले के चेहरे के जो भी एक्सप्रेशंस है, वो एवलीन उससे पहचान पाती है, ये जान पाती है कि सामने वाला क्या कह रहा है। वो ये भी कहती है कि आंखों के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो भाव होते हैं, उससे एवलीन को ये पता लगाने में हेल्प मिलती है कि उसके सामने बैठा जो भी पर्सन है वो क्या कह रहा है। ठीक है, जो लेखक है, जो राइटर है, वो ये कह रहे हैं कि एवलीन की जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा फ्लॉलेस है। और उनकी जो एक भाषा निकल के आ रही है वो किस में है, स्कॉटिश एसेंट में है ना, स्कॉटिश एक्सेंट में बोलती हैं। मतलब स्कॉटलैंड से है तो स्कॉटिश बोलती हैं, ठीक है। तो एवलीन का कहना है कि वो साफ साफ बोल सकती हैं क्योंकि उन्होंने वो भाषा सीखी हुई है ना। और 11 इयर्स की एज
तक उन्होंने पढ़ाई भी करी है, जब तक वो सुन सकती थी। लेकिन जब उनका सुनना बंद हो गया पूरी तरीके से, तो उसके बाद एवेलिन ने दो नई न्यू लैंग्वेजेस सीखी, एक तो फ्रेंच और एक बेसिक जापानीज। ठीक है, तो उसने ये दो लैंग्वेजेस सीखी। ऐसे में एक ये आश्चर्य होता है कि बहरेपन के बाद, मतलब डीफ हो जाने के बावजूद, वो ये दो न्यू लैंग्वेजेस कैसे सीख सकी। तो यहाँ एवलिन बताती हैं कि वो म्यूजिक, संगीत की पहचान कैसे करती है। एक तो जो स्किन, जो सेंसेशन होता है एक तरीके से, जब कोई इंसान कुछ कहता है तो उसकी स्किन में, उसके चीक बोन्स में, यहाँ तक कि उसके जो बाल होते हैं, है ना, जो हेयर होते हैं, उसमें भी सेंसेशन होता है। तो जिस वजह से वो सामने वाले को महसूस कर पाती हैं, ये समझ पाती हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो एवलिन के जो बॉडी है, जो शरीर है, उसका हर एक हिस्सा, हर एक बॉडी पार्ट संगीत को रिस्पॉन्ड करता है, म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करता है। जब एवलिन परफॉर्म करती हैं, तो वो एक लकड़ी के, है ना, वुडन प्लेटफॉर्म पर, लकड़ी के मंच पर अपना परफॉर्मेंस देती हैं, क्योंकि वो, और उस टाइम पर वो अपने जो जूते हैं उन्हें उतार देती हैं, ताकि वो जो संगीत है उसको महसूस कर सके, है ना, उसकी वाइब्रेशन जो है उनके पैरों के जरिए उन तक पहुंच सके। ठीक है, इस तरीके से वो संगीत की जो ध्वनि है ना, जो साउंड है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का, उसको फील कर पाती हैं। तो अब जो एवलीन है, ये सुनकर बहुत उनको खुशी होती है कि वो एक सोलो परफॉर्मेंस दे सकती हैं अच्छी। 1991 में एवलीन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर परफॉर्मिंग सोलो, तो ये अवार्ड उनको दिया गया सोलो परफॉर्म करने के लिए। अब जो जेम्स हैं, जेम्स के अकॉर्डिंग भगवान ने एवलीन की सुनने की जो पावर थी वो छीन ली थी, लेकिन बदले में उन्होंने उसे क्या दिया, साउंड को फील करने की एक स्ट्रॉन्ग पावर, है ना, स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ सेंसिंग साउंड्स विच enabled her to become a great musician। एक सुनने की, महसूस करने की जो अच्छी पावर थी वो उसको दी, जिसकी वजह से वो एक ग्रेट म्यूजिशियन बन पाई। ठीक है, एवलीन जो है बताते हैं कि एवलीन चैरिटीज भी करती हैं, मतलब दान देती हैं, और वो हॉस्पिटल्स और जेल में भी फ्री में अपने कॉन्सर्ट्स करती हैं, वहां पर भी वो मतलब अपना, मतलब गाती हैं, कार्यक्रम करती हैं। वो जो एवलीन है, वो एक यंग म्यूजिशियंस को भी, मतलब जो चिल्ड्रंस, जो बच्चे म्यूजिक को सीखना चाहते हैं, उनके लिए वो क्लासेस भी लेती हैं, उन्हें सिखाती हैं वो। एवलीन हर किसी के लिए इंस्पिरेशन और एक आइडियल है ना, प्रेरणा है और एक आदर्श है सभी के लिए। अब जो बच्चे मतलब बधिर बच्चे जो होते हैं, जैसे जो सुन नहीं सकते बिल्कुल भी, तो उनके लिए बेथोवन फंड से जुड़ी हुई एन रिचलिन का कहना है कि एवलीन उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो बिल्कुल सुन नहीं सकते, है ना, जो डीफ है। और जब उन्हें एवलीन की कहानी का पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है, तो उन्हें ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, वो अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं। एवलिन ग्लैनी ने अपने जीवन में जो कुछ हासिल किया है, उनसे दोगुनी उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने भी उतनी चीजें, उतनी पॉपुलैरिटी, उतने जो अवार्ड्स हैं वो हासिल नहीं करे हैं जितने एवलिन ने इतनी छोटी उम्र में पा लिया है। एवलीन की जो स्टोरी है, जो कहानी है, उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो फिजिकली मतलब किसी न किसी तरीके से डिसेबल है ना, शारीरिक रूप से। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर एवलीन अपने सपने हासिल कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। और एवलीन ने इतना अच्छा संगीत बजाकर अपने जो उसकी ऑडियंस है उसको बहुत ज्यादा खुश किया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्टोरी थी, ये एवलीन की थी, एवलीन ग्लैनी की, जिन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 11 साल की उम्र तक ही वो पढ़ी हैं, और उसके बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि वो बिल्कुल ही डीफ हो चुकी थी, उनका सुनना मतलब बिल्कुल ही बंद हो गया था। लेकिन फिर भी वो इस न्यूज को सुनकर, इतनी शॉकिंग न्यूज को सुनकर कोई भी मतलब टूट जाता है ना, ब्रेक हो जाता है, सोचता है कि अब तो कुछ करने के लिए लाइफ में है ही नहीं। लेकिन एवलीन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा, वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थी, बहुत ज्यादा मतलब मेंटली स्ट्रांग थी वो।
उसने उसका जो पैशन था म्यूजिक को लेकर के उसने उसको मतलब उसी के मतलब एक एम बनाया कि मुझे इसी में ही अपना करियर अपनी लाइफ बनानी है, तो उन्होंने उसको अचीव भी करा अपने हार्ड वर्क से, राइट। तो इस स्टोरी में हमें यही पता चलता है कि अगर हम चाहे हमारे हम फिजिकली कुछ डिसेबल भी है, राइट, कुछ कुछ कमी है अगर हमारे शरीर में, तो जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। ओके, तो अब आता है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट। अब इस सेकंड पार्ट में आप क्या जानोगे शहनाई के बारे में, कि शहनाई का जो ओरिजिन है, ठीक है, वो किस तरीके से फॉर्म में आया, कहाँ से आया। और आप इसमें शहनाई जो वादक हैं, द ग्रेट बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जो शहनाई को मतलब एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के गए, किस तरीके से उनकी लाइफ के बारे में आप यहाँ पे जानोगे। और जो बिस्मिल्लाह खान है उनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया है, क्योंकि इंडिया को लेकर उनका जो प्यार है और जो म्यूजिक को लेकर उनकी डेडिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है पुंगी। ठीक है, तो शहनाई का जो ओरिजिन है वो कहाँ से आया, पुंगी से। तो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, जो पुंगी है वो कुछ इस तरीके की थी पहले। ठीक है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसको औरंगजेब ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, क्योंकि इसमें से एक बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट एक श्रिल साउंड निकल कर आता था, तो उनको वो पसंद नहीं आया, जिस वजह से उन्होंने इसको बैन कर दिया। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसको एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम देने के बजाय इसको क्या नाम दे दिया गया, कि मतलब ये मतलब एक अनप्लेजेंट वॉइस निकालने वाला, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मतलब इसको बैन कर दिया गया जिस वजह से। फिर इट वॉज मॉडिफाइड एंड परफेक्टेड बाय अ बार्बर हु बिलोंग टू फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। अब क्या होता है कि इसे एक संगीत वाद्य यंत्र के बजाय शोर पैदा करने वाला जब नाम दे दिया था, तो इसे एक नाई के द्वारा, ठीक है, मतलब एक मॉडिफाई किया गया उसको सबसे पहले तो। ठीक है, एक नाई ने उसको मॉडिफाई करा, और पेश जो कि कौन था, वो एक पेशेवर संगीतकार के परिवार से था, मतलब उसकी जो फैमिली के थे वो भी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। ठीक है, जो कि राजा के दरबार में क्या करते थे, प्ले करते थे, गाते थे, बजाते थे। ठीक है, तो अब जब उस पुंगी को मतलब मॉडिफाई करके जब उस नाई ने राजा के कक्ष में उसको बजाया, तो राजा को जो एम्परर था उसको उसका साउंड मतलब बहुत अच्छा लगा, उसकी धुन अच्छी लगी उसको। तो इससे क्या हुआ कि उसने जो एम्परर था उसने उसको, ठीक है, मतलब जो पुंगी थी उसको क्या बना दिया, नौबत का हिस्सा बना दिया। ठीक है, मतलब शामिल कर लिया उसको नौबत में। तो अब क्या हुआ कि इसे शाह के कक्ष में, मतलब उस एम्परर के कक्ष में पहली बार किसी नाई ने बजाया था, तो इसीलिए इसको पुंगी से हटाकर के उसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। मतलब शह के कक्ष में बजाया गया नाई द्वारा। ठीक है, तो उसको क्या नाम दे दिया गया, शहनाई। अब ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से मंदिर में हर शुभ जो भी कोई घरेलू काम होता था, है ना, उसमें इसको बजाया जाता था, और इसका जो साउंड था, जो इसकी ध्वनि थी, उसको शुभ माना जाता था, मतलब अच्छा माना जाता था। तो इसकी जो ध्वनि थी वो शुभ मानी जाने लगी, ठीक है, उस नाई के बजाने के बाद से। लेकिन इसको एक मतलब इनकम्प्लीट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कहा जाने लगा। ठीक है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट पेजेस क्रिएट नहीं कर सकता, है ना, मतलब कोई स्वतंत्र पृष्ठ जो होते हैं वो नहीं बना सकता, केपेबल नहीं है। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने इस माइथ को, मतलब ये जो मिथ्या चल रही थी उसको तोड़ दिया। बिस्मिल्लाह खान कौन थे, अब बिस्मिल्लाह खान बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। ठीक है,
और उनका जन्म 1916 में 1916 में बिहार के डुमरांव में हुआ था। 5 साल की उम्र में वो बिहारी जी के मंदिर जाते थे और वहां भोजपुरी चैत्य गाते थे। और उनकी जो वॉइस थी वो मतलब बहुत ज्यादा मेलोडियस थी, है ना, बहुत मधुर गाते थे। ठीक है, तो उनकी गायकी के लिए उन्हें जो स्थानीय जो लोकल भोजपुरी किंग थे ना, वो उनको अच्छी खासी रकम भी दे दिया करते थे। 21 मार्च 1916 को जब बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, एक मतलब जाने माने प्रसिद्ध संगीतकार परिवार है, मतलब उनके जो परिवार वाले थे ना, जो उनकी फैमिली थी, वो भी वेल नोन म्यूजिशियंस थे। ठीक है, मतलब वो भी अच्छे खासे मतलब संगीतकार थे। उनके जो दादा थे, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के जो दादा थे, रसूल बख्श खान, वो भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। ठीक है, और उनके दादा के जो पिता थे वो पैगंबर बख्श थे, और जो और दूसरे पूर्वज भी थे, ठीक है, वो भी शहनाई वादक थे। मतलब उनके भी पेरेंट, उनके भी पिता के पिता के पिता, इस तरीके से वो भी शहनाई बजाया करते थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज भी, ठीक है, शहनाई बजाते थे। तो जो युवा के मतलब वो युवा थे, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान, तो मतलब शुरुआत से ही उन्होंने म्यूजिक को अपना बना लिया था। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई, तो बिस्मिल्लाह खान अपने चाचाओं को शहनाई बजाते हुए देखकर मतलब उसमें पूरा खो गए थे। तो जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा अली बख्श, अब उनके चाचा कौन है, अली बख्श, के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे, जहां पर बख्श को शहनाई बजाने के लिए क्या किया गया था, मतलब नियुक्त किया गया था। ठीक है, वहां पर वो शहनाई बजाते थे। अली बख्श शहनाई बजाते, ठीक है, और बिस्मिल्लाह जो थे वो घंटों तक, जब तक वो बजाते थे, उनके जो चाचा थे, तो वो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिल्कुल ही मंत्र मुग्ध होकर, है ना, मतलब बहुत ज्यादा उसमें खो जाते थे और उसको सुनते रहते थे। धीरे धीरे जब उस इंस्ट्रूमेंट को बिस्मिल्लाह खान ने बजाना मतलब सीखना शुरू करा उसको, तो दिन भर उसकी प्रैक्टिस में वो लगे रहते थे। आने वाले टाइम में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे उन्होंने अपना मतलब एक पसंदीदा जगह चुन ली थी। ठीक है, जहां पर वो अकेले एकांत में बैठकर उसको मतलब प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, सीखते थे। अब जो गंगा का जो पानी बहता था, ठीक है, उस बहते पानी ने उन्हें उन रागों को, ठीक है, जो शहनाई होती थी, जो म्यूजिक होता है उसमें राग होते हैं, तो उन रागों को सुधारने के लिए और कुछ नई धुनें बनाने के लिए वो मतलब प्रेरित किया उस मतलब गंगा के बहते हुए पानी ने। ठीक है, मतलब उनसे वो इंस्पायर हो रहे थे, जिन्हें पहले शहनाई की सीमा से मतलब परे माना जाता था। मतलब शहनाई मतलब उसमें कंसिडर नहीं किया जाता था। 14 इयर्स की एज में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे। ठीक है, जहां पर उन्होंने मतलब गाया था, और गाने के जब उन्होंने गाया तो उसके एंड में जो उस्ताद फयाज खान है, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और उनसे कहा कि कड़ी मेहनत करो और तुम इसे मतलब जरूर इसमें कुछ ना कुछ करोगे और अच्छा कर सकते हो। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने से बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला। जब वो ऑल इंडिया रेडियो खुला था, तो वो जल्द ही उनको उससे ब्रेक मिला और वो रेडियो पर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान को जो ब्रेक मिला था वो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से मिला था, और वो रेडियो पर क्या करने लगे थे, शहनाई बजाने लगे थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई से देश का स्वागत करने वाले कौन बने, पहले इंडियन बने, पहले भारतीय बने, मतलब वहां उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने लाल किले से दर्शकों के सामने राग काफी में अपना दिल बहलाया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का स्पीच दी थी उन्होंने, राइट। बिस्मिल्लाह खान जो थे उन्होंने कई सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी थी, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी।
ठीक है, मतलब भारत में भी और विदेश में भी। तो बिस्मिल्लाह खान की जो पहली इंटरनेशनल या कहें कि अब्रॉड की जो पहली ट्रिप थी वो थी अफगानिस्तान की, जिसके जहाँ के राजा थे जाहिर शाह। वो इतने ज़्यादा मतलब उनकी शहनाई को सुनकर, उनके म्यूजिक को सुनकर इतने ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हो गए थे उनसे, तो उन्होंने उनको गिफ्ट में, ठीक है, मतलब बिस्मिल्लाह खान को गिफ्ट में क्या दिया था, पर्शियन कारपेट, मतलब एक मतलब फारसी कालीन था, वो उनको गिफ्ट दे दिया था, और एक दिया था अदर सोवेनिर्स यानी स्मृति चिन्ह दे दिया था। फिर अफगानिस्तान का सिर्फ जो अफगानिस्तान का जो राजा था वो ही फैसिनेटेड नहीं था, है ना, मतलब वो ही इम्प्रेस नहीं था बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जिन्होंने एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खान को सुना था, उनके म्यूजिक को, और सुनने के बाद वो इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे उनसे कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम क्या रख दिया था उसके बाद, गूंज उठी शहनाई। अब ये जो फिल्म थी ये हिट हो गई थी। बिस्मिल्लाह खान की इसमें एक कॉम्पोजिशन थी, दिल का खिलौना है टूट गया। ये बहुत नेशन वाइड मतलब चार्ट बस्टर हो गया था, मतलब ब्लॉकबस्टर हो गया था ये गाना। इसके अलावा जब इनकी इतनी ज्यादा सक्सेस हो गई थी, है ना, इतनी सफलता हासिल कर ली थी, तो साथ ही साथ बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, मतलब फिल्मी दुनिया में, वो दो तक सीमित था। एक तो विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ वेंचर सनादि अपन्ना। तो बिस्मिल्लाह खान का कहना था कि वो जो फिल्मी दुनिया है, जो फिल्म वर्ल्ड है, उन फिल्मी दुनिया का जो ग्लैमर है, जो आर्टिफिशियलिटी है, वो उसके साथ अपने संगीत को नहीं जोड़ सकते, है ना, मतलब वो उनका संगीत अलग है, और जो फिल्मी दुनिया है उसका जो ग्लैमर है वो अलग है, उनका ऐसा मानना था। अब जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो इंटरनेशनल लेवल पे भी मतलब इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पहले इंडियन थे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मतलब बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में उनको इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए। उन्होंने कांस कला महोत्सव, ठीक है, कांस कला महोत्सव यानी कैनस आर्ट फेस्टिवल में, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। वो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि तेहरान में एक ओपेरा हाउस का नाम उनके यानी ताहर मोसी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर रखा गया था। नेशनल अवार्ड्स उनको मतलब काफी सारे दिए गए, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब अवार्ड से उनको नवाजा गया। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भारत के क्या बन गए, मतलब इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी उनको दिया गया। जब उनको ये भारत रत्न मतलब दिया गया था, तो उनके मतलब चेस्ट पे जब ये लगाया गया, तो उनकी जो आंखें थी वो खुशी के मारे इतनी मतलब इतनी ज्यादा खुशी थी, इतनी चमक रही थी उस खुशी के मारे उनकी आंखें। और उन्होंने उस मतलब उसमें कहा, मतलब ये स्पीच दी उन्होंने कि मैं बस ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को संगीत सिखाना चाहिए, क्योंकि ये भारत का क्या है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है। बल्कि हमारे संगीत को जानने के लिए और सीखने के लिए जो दूसरे देश के लोग हैं, जो वेस्ट के लोग हैं, वो भी अब इसमें मतलब जानकारी लेना चाहते हैं। पूरी दुनिया की जब उन्होंने यात्रा करी, मतलब जब उन्होंने ट्रैवल करा, तो सब यात्रा करने के बावजूद जो खान साहब हैं, जैसे कि सब उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे, खान साहब। तो लेकिन वो इस चीज के बहुत ज्यादा शौकीन है, बनारस और डुमराव के, और वो उसके लिए बने हुए हैं, है ना, मतलब वो कहाँ से थे, डुमराव से, तो उनका जो एक मन था वो वहीं उसी जगह पे था, चाहे वो दुनिया की कहीं भी जगह पे चले जाएं या घूम ले। उनका एक स्टूडेंट था जो ये चाहता था कि यूएसए में भी, है ना, यूएसए में भी क्या खुले,
एक शहनाई स्कूल खुले और वो उसके क्या बने, हेड बने। यूएसए और जो छात्र था उनका, जो स्टूडेंट था, उसने इसे फिर से बनाने का मतलब वादा किया। मंदिरों की नकल करके बनारस का माहौल वहां रिक्रिएट करने की उन्होंने मतलब ऐसा वो चाह रहे थे। लेकिन जो खान साहब थे वो उनसे मतलब पूछा उसने कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे, मतलब गंगा नदी का भी जो पूरा परिवहन है वो करे। तो बाद में उनको याद आता है कि उन्होंने कहा कि इसलिए जब भी मैं विदेश में होता हूँ मतलब जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे देश की, और जब मैं हिंदुस्तान देखने को तरसता रहता हूँ, है ना, जब मैं बाहर होता हूँ तो मैं अपने देश को देखने के लिए तरसता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और जो बनारस की पवित्र गंगा है उसके बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में रहते हुए मतलब रहता हूँ तो मुझे यहाँ का जो जितना भी मतलब जो भी यूनिक मठ है ना, अनोखा जो मठ है वो पूरा का पूरा मुझे याद आता है, यानी डुमराव। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, एक रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया का, है ना, मतलब सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। जो मतलब सहसा से स्वीकार करता है कि उनके जैसा कोई धर्मनिष्ठ, कि मतलब उनके जैसा एक जो मुस्लिम है ना, जो धर्मनिष्ठ मुस्लिम है वो एक तरह से हर सुबह काशी में, काशी विश्वनाथ मंदिर में क्या कर सकता है, शहनाई बजा सकता है। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक लंबी बीमारी के बाद यहाँ पे बताया गया है कि 21 अगस्त 2006 को 90 इयर्स की एज में उनका निधन हो गया था। उनका जो राजकीय अंतिम संस्कार है वो किया गया था, और भारत सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की थी जब उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये जो था पार्ट 2, ये इसमें हमें शहनाई वादक है ना, शहनाई प्लेयर बिस्मिल्लाह खान की लाइफ के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो शहनाई का ओरिजिन था, सबसे पहले वो पुंगी था, लेकिन उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता था, जो निकल के आता था, वो अच्छा नहीं था और उसको बैन भी कर दिया गया था। लेकिन एक नाई के द्वारा उसको जब फॉर्म में लेकर आया गया, मॉडिफाई किया गया, और उसके छेदों पर एक एक उंगली करके रख करके उसको बजाया गया, फिर जो साउंड निकल के आया वो उस टाइम पर मतलब अच्छा साउंड करने लगा, तो इस वजह से वो फॉर्म में आई और उसका नाम रखा गया शहनाई। तो इस शहनाई को और भी ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टेज देने के लिए सबसे बड़ा हाथ किसका था, बिस्मिल्लाह खान का। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.